इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन इस संगठन के द्वारा गुजरात प्रदेश का दूसरा राज्य अधिवेशन हो रहा है। साथियों, मानसिक ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ संगठन है। देशव्यापी संगठन है। 32 राज्यों में 567 जिलों में फैला हुआ संगठन है। 10 जिलों में भी है। 1.5 लाख गांवों तक फैला हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ संगठन है। मैं लगभग इस संगठन को बनाने के लिए 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र रही होगी, तब से ये काम मैं कर रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 66 साल की है और डेली सारे देश भर में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। देश भर में चल रहे हैं। ये जो मानसिक का सारे देश भर में नेटवर्क फैला हुआ है, उसके माध्यम से हम लोगों ने हमारे काम की कार्य प्रणाली निर्धारित की है कि कानून और संविधान के दायरे में रहकर हम काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप है देश में जो कानून और संविधान के दायरे के बाहर जाकर भी काम करते हैं और ये जानकारी वकीलों के पास हम लोगों से ज्यादा है। तो हमारी कार्य प्रणाली है कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं। तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना एक अच्छा तरीका माना जा सकता है कि आप लोग कानून और संविधान के दायरे में काम करते हैं। तो हमारा ऐसा तजुर्बा है कि पुलिस वाले कानून और संविधान के दायरे के विरोध में काम करते हैं। ज्यादातर जो देश में पुलिस विभाग जो है वो कानून और संविधान के विरोध में काम करता है। हेलो साथियों, तो पुलिस के द्वारा बहुत बार ऐसा देखा गया कि हम लोग कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, उसके लिए भी पुलिस के द्वारा हम लोगों को बहुत बार विरोध करा होगा। मैं इस अनुभव के आधार पर ये कहता हूँ। ये बात अलग है कि अगर कोई पुलिस वाला हमें आर्टिकल 19 के तहत, संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमारा मौलिक अधिकार है, SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं देश में, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोगों की छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी का अभाव है कि आर्टिकल 19 के तहत हम लोगों को सभा सम्मेलन करने का, संगठन बनाने का, संगठन संचालन करने का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है।
तो बहुत बार पुलिस वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं देते। ये हमारा जो तजुर्बा है बता रहा हूं। जब पुलिस वाले हमें परमिशन नहीं देते हैं तो नहीं देने का क्या तरीका अपनाया, ये देश भर का बता रहा हूं, एक राज्य का नहीं। जिस दिन शाम को कार्यक्रम है सवेरे डिनाई करते। मान लो आपको हाई कोर्ट में जाकर परमिशन लाना है, तुमको मालूम है कि वहां दिल्ली किस्म का आदमी है और संविधान के दायरे में रहकर काम करने का आदि है, तो इमीडिएट हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है। अगर 72 घंटे के पहले डिनाई कर दिया जाए तो वो क्या करते हैं, शाम को कार्यक्रम सवेरे डिनाई करते। मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बता दूं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है। पुलिस वालों के रहमो कर्म पर मौलिक अधिकार निर्भर नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। आपका क्या मानना है, क्या नहीं मानना है, ये गलत बात है। वकील लोगों का क्या मानना है, क्या मानना नहीं है, ये और भी गलत बात। मेरा क्या मानना है आपको बता। ये संविधान का जो मौलिक अधिकार है ये पुलिस लोगों के रहमो कर्म पर निर्भर नहीं, किसी के भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि फालतू आदमी है उसके रहमो कर्म पर निर्भर नहीं है, ऐसा बोलने का कोई मीनिंग नहीं। जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है उसके भी रहमो कर्म पर नहीं है। जो अधिकार किसी के रहमो कर्म पर निर्भर हो वो फंडामेंटल राइट कैसे हो सकता, ऐसा मेरा लॉजिक है। ये गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ये बहस का विषय हो सकता है। तो कोर्ट में यही तो काम है, यही तो धंधा है, बहस करना। बहस करना ही तो धंधा है। जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर किस्म का बहस करे वो वकील। तो मैं आपको ये खास तौर पर बता रहा हूं, तजुर्बे के आधार पर बोल रहा हूं, ये कोई किताबी बातें नहीं है। इसलिए जब कोई पुलिस वाला हमें परमिशन नहीं देता है तो मैं हर हालत में वो कार्यक्रम करता हूं। दूसरी जगह शायद नहीं करूंगा, मगर पुलिस वालों ने अगर डिनाई कर दिया तो समझ लो कार्यक्रम में हर हालत में करूंगा। ये शो करने के लिए करूंगा कि अब मैं देखना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट है, बड़ा मामला है, या तुम्हारे पास जो अथॉरिटी है वो। तो बहुत जगह बगैर परमिशन से करें। कार्यक्रम संपन्न। गुजरात में मुझे अरेस्ट करके जेल में रखा गया और रखने के बाद में रात के 2-3 बजे पुलिस का एक अधिकारी मेरे पास 2-3 बजे और कहने लगा कि मुझे नहीं पता था आपका इतना बड़ा संगठन हमारे देश भर से टेलीफोन आ रहे, तो तब मुझे पता टेलीफोन आते होते ना देश भर से, तो मालूम हो रहा है, वो फैल जाता है। तो वहां में जब हमको कोई अरेस्ट कर ले तो नेशनल आप अखबार में खबर दो, ना खबर दो, तो भी ये देश में हमारा सोर्स है। हमारे अभी आजकल जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से बहुत तेजी से फैल जाता है। तो उसने आकर मुझे ये बात बताई और उसने मुझे ये कहा कि ये इतना बड़ा संगठन है, ये मुझे मालूम नहीं था, और इतने बड़ा शक्तिशाली संगठन है ये मुझे जानकारी हुई।
तो वो रात के 3 बजे आकर मुझे पुलिस जहाँ मुझे डिटेन करके रखा गया था, दूसरी बात उसने मुझे कही, अधिकारी ने, कमिश्नर रैंक का अधिकारी था, आप तो पुलिस विभाग में रहे हैं इसलिए आप जानते हैं अंदर की बातें। तो वो मुझे ये कह रहा था कि आपका इस वजह से, अरेस्ट करने की वजह से आपकी पॉपुलैरिटी और लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो वो बोला था कि सरकार को रियलाइज हुआ कि आपको अरेस्ट करने का काम गलत वो सरकार को रियलाइज हुआ कि आपको अरेस्ट करने का काम एक गलत है। तो मैंने पूछा कि क्यों ऐसा लगता है? कहा कि आपकी वजह से आप इतना लोकप्रिय नहीं होते जितना हमारी वजह से आप होते। हमारे गलती की वजह से हो गए। अगर हमने आपको अरेस्ट नहीं किया होता तो समाज में आपकी छवि उतनी लोकप्रिय नहीं होती जितनी हो गई है। और इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद मैंने उससे ज्यादा बड़े काम किए, पुलिस के विरोध में किए और उसके अनुमति के बगैर किए। कभी भी पुलिस वालों ने मुझे तुमने काम के लिए किया, मगर बड़े काम के लिए नहीं। मुझे इसलिए एक बात में अरेस्ट नहीं किया गया था। तो मैं आपको आज बात ये बताना चाहता हूँ कि इसको जोड़ करके बताना चाहता हूँ कि गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते ही महान हो गए। गांधी जी महान नहीं थे, वो जेल में जाते जाते ही महान हो गए। और जब गांधी जी को ये रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि मैं महान हो गया हूँ, उसके बाद गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया अंग्रेजों के विरोध। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 19 है ये फंडामेंटल राइट है, क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी केस लड़ने वाले लोग हैं, वकील है। तो इसलिए हम लोगों को ये जानने समझने की जरूरत है कि संविधान में और भी फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 ही फंडामेंटल राइट नहीं है, संविधान में और भी फंडामेंटल राइट है, मगर वो फंडामेंटल राइट तब महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हमारे पास कोई संगठित शक्ति हो। अगर हमारे पास संगठित शक्ति नहीं है तो हमारे दूसरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो सकता है। अगर संगठित शक्ति हो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, तो आप दूसरे फंडामेंटल राइट जो है इसको जिंदा कर सकते हैं और लोगों को उसकी मदद दे सकते हैं। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, कानून और संविधान के दायरे में रहकर ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करना है तो वकीलों को साथ में लेकर करने से ज्यादा प्रभावशाली तरीके से किया जा सकता है। ये क्यों कह रहा हूं? तो पुलिस जो है और वकील और पुलिस, तो इसमें एक सांप है, एक नेवला है। एक जो है सांप है और एक नेवला है। तो नेवला जो है वो वकील, तो पुलिस से भारी है, क्योंकि नेवला जो है वो सांप को मारता है,
सबसे सारे लोग डरते हैं मगर नेवला जो है उसको मानता है। तो वकील जो है वो नेवले की जगह पर वो ज्यादा ताकतवर है। तो ज्यादा ताकतवर लोगों को लेकर हम लोग देशव्यापी संगठन बना रहे हैं। वकीलों का संगठन बनाने का, क्योंकि मैं संगठन बनाने का मास्टर हूं, आपको हर बार बताना चाहता हूं, मैं संगठन बनाने का मास्टर हूँ। और इसके लिए मैंने 48 साल का लंबा समय लगाकर बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोग लेकर गए। कोई आज तक ऐसा सोच भी नहीं पाया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर कोई मोर्चा लेकर जा सकता है। तो हम लोग ऐसा किया, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। तो वहां मुझे एक जिले में कार्यक्रम करने के लिए अनुमति नहीं दी। तो मैंने एक नया प्रयोग करने का प्लान किया। ये बीजेपी की सरकार है, तो इसके माए बाप आरएसएस के लोग। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बाप को पकड़ूं। ये जो हरियाणा गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, ये आरएसएस के बच्चे। तो आरएसएस वाले बाप हैं, तो बाप को पकड़ता। तो वो बाप को पकड़ने के लिए मुझे राजी को लेना पड़ेगा। तो बाप वहां बैठते हैं। तो मुझे परमिशन नहीं दिया आर्टिकल 19 के तहत। तो मैंने इसके लिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 4.5 लाख लोगों का मोर्चा। उसके 8 दिन बाद उसी पुलिस चौकी में मैंने कार्यकर्ता को भेजा, जाओ अभी कार्यक्रम करने के लिए हमको अनुमति मांगने के लिए एप्लीकेशन। वो कार्यकर्ता गया, वही कार्यकर्ता तो पहले गया था, निर्णय कर दिया, दोबारा गया। क्योंकि उसके बाप ने बेटे को मैसेज दिया होगा कि इधर तुम अगर खेल नहीं करते हो तो उधर हमारी सरदर्दी पड़ जाती है। तो इस वजह से मुझे ये जानकारी है कि कहाँ बटन दबाने से कहाँ लाइट दिखता है। ब्रेक लाइट राइट जगह पर हमको बटन दबानी चाहिए ताकि रिजल्ट सही निकाला जा सके। वकीलों का संगठन बनाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लोगों को बहुत सारे अधिकार हैं। हमारे पढ़े लिखे लोगों को बहुत सारी बातें जानकारी नहीं। वकीलों के साथ मिलकर काम करने से, वकीलों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने से हम आगे। वकीलों का संगठन मैं गैर वकीलों से बनवाऊं। यहाँ हमारे सालवी जी का है, सालवी जी है, ये सालवी जी हमारे वकील नहीं, तो वो हमारे गुजरात के प्रभारी वकील नहीं। तो उनके माध्यम से हम ये संगठन बनाए। तो ये संगठन बनाएंगे, सारे गुजरात में बनाएंगे, सारे जिले में बनाएंगे, तहसील में बनाएंगे। तो उसी तरह से सारे देश भर में बनाएंगे। 32 राज्यों में हमारा संगठन है। 32 राज्यों में हमारे 567 जिलों में संगठन है, तहसीलों में है। तो जहाँ जहाँ हमारा संगठन है वहाँ गैर जो वकील है उसको उसका प्रभारी बनाकर वहाँ का वकीलों का संगठन बनाएंगे और वकीलों का देशव्यापी संगठन बनाएंगे। और ये संगठन बनाकर जो संविधान में हमारे लोगों के बहुत सारे अधिकार है जो हमारे लोगों को मिलते नहीं है, ये वकीलों के संगठन के द्वारा भी दिलवाने की कोशिश करें। अगर वकीली का जो ड्रेस है वो पहनकर पुलिस चौकी में जाए तो
बहुत आसानी से काम होगा। और आप कोई सही काम करता हुआ पुलिस चौकी में जाओ तो आसानी से काम नहीं होगा। मगर वही बात अगर आप एक वकील, और वो भी वकील के कोड में, वकील के ड्रेस कोड में अगर वो जाता है तो बहुत आसानी से काम होगा, क्योंकि सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसको आप कानून नहीं सिखा सकते। नहीं तो बहुत जगह इंस्पेक्टर क्या बोलता है, तुम मुझे कानून सिखाओ, ऐसा होता है। आप लोगों को पता है अनुभव, क्योंकि आप लोगों ने ये संगठन चलाने का काम किया है या नहीं किया मालूम नहीं, मगर हमने ये कई बार सुना, इंस्पेक्टर हमें हमारे लोगों को बता है तुम मुझे कानून सिखाओ, ऐसा इंस्पेक्टर होता है। मगर वकील अगर सामने बैठा रहे और वो वकील के ड्रेस में बैठा रहे उधर, तो कोई इंस्पेक्टर ऐसा नहीं होता है कि तुम मुझे कानून सिखाओ। हाँ, तो बोले हाँ, तुम इसके लिए तो मेरा धंधा है, क्योंकि आपका काम जो है वो नहीं है, वो मेरा काम है, तो मैं तो वही सिखाने का ही तो काम करता हूँ। तो वो इसलिए पुलिस वाले कभी किसी पुलिस को, किसी वकील को ये नहीं कह सकते। तो काम हमारे लोगों का, समाज का काम करवाने के लिए वकीलों के संगठन का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया जा सकता है, और जो संवैधानिक अधिकार है उसका बेनिफिट लोगों को दिलाया जा सकता है। हमारे लोगों को बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन होते रहता है, और बहुत सी बातों की जानकारी नहीं। संवैधानिक अधिकार का होना और फंडामेंटल राइट होना ये दो अलग अलग बातें। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मगर हमारे देश में जो रूरल लोग हैं उन्होंने कभी भी जनता को संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाया हुआ ऐसा एक भी एग्जाम्पल उपलब्ध नहीं। तो इस बारे में भी हम लोग आने वाले समय में काम करेंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण काम हो। अब आखिरी बात, क्योंकि मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, जो बात मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 9:02 हो गया है, हम आमतौर पर 9 बजे तक कार्यक्रम रखते थे। तो आखिरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संगठन है, ये संगठन देशव्यापी संगठन में रूपांतरित करने के लिए ज्यादा समय नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास बेसिक संगठन का ढांचा सारे देश भर में फैला हुआ है। जैसे भारत मुक्ति मोर्चा है, ये आंदोलन करने वाला संगठन, इज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर हेरिटेज। तो ये आंदोलन करने वाला संगठन भी हमारे पास है। जो मुलाजिम है, कर्मचारी है, उनका वार्षिक संगठन सारे देश भर में फैला हुआ है। स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का, युवाओं का, ऐसे लगभग राउंड अबाउट 86 संगठन हमारे ऑफशोर संगठन, सहयोगी संगठन, मानसिक और उसके सहयोगी संगठन लगभग सारे देश भर में 86 तमाम प्रकार। सेंचुरी कर दो, हो जाएगा। अगर हमारे लोगों को संगठन की जरूरत है, जहाँ जरूरत है वहाँ हम लोग करते, तो इसलिए वो हम करेंगे। जरूरी हुआ तो 100 करेंगे, 100 को और ये 101 करेंगे, जरूरी होना चाहिए तो करेंगे। हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों के हक और अधिकार की रक्षा करने के लिए जो करना है जरूरी है। अभी हमारे पास में इतना बड़ा संगठन का देशव्यापी जाल फैला हुआ है, तो ये काम हम लोगों को आने वाले समय में करना है। 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। ये चुनाव में भी हम लोग रोल प्ले करेंगे, इससे पहले जो रोल नहीं प्ले किया था वो करेंगे। 2024 के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतकर ना आए, इसके लिए काम करेंगे। और हमारा जो नेटवर्क है, आज तक हमने चुनाव में कोई उपयोग नहीं, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव में हमने हमारे संगठन का जो देशव्यापी संगठन है उसका हमने उपयोग नहीं किया।
मगर 2024 के चुनाव में बीजेपी को सेंट्रल में चुनाव जीतने नहीं देंगे। 1%, 1.5%, 2% वोटों से आगे का फैसला होने की संभावना है। अगर हम जिस पलड़े में वोट डालेंगे, मतदान डालेंगे, उसमें 5% से लेकर 10% वोटों तक प्रभाव निर्माण कर सकते हैं हमारी वजह से, क्योंकि अभी चुनाव के लिए समय है। तो ये जनमत बनाना लोकतंत्र में एक बहुत फंडामेंटल काम है, जिसमें हम लोग बड़े पैमाने पर काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कैडर बेस लोग, हमारा जो संगठन है वो कैडर बेस संगठन है, और कैडर बेस संगठन होने की वजह से हम लोग निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में बीजेपी चुनाव जीतना नहीं चाहिए, इसके लिए काम करेंगे। आरएसएस ने, भाजपा ने एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया, मगर वो ओबीसी के विरोध में काम करने वाली सरकार है। अगर वो ओबीसी के विरोध में काम करने वाली सरकार है, उसका सबूत है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने के विरोध में 10 साल में इस सरकार ने काम किया। जाति आधारित गिनती का मुद्दा नरेंद्र मोदी ने होने नहीं दिया। ये ना हो, इसके लिए आरएसएस और भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाने का और सारे ओबीसी के विरोध में काम करने का और प्रोपेगेंडा करने का कि आपके ओबीसी के आदमी को अपने प्रधानमंत्री बनाना, और उसी के माध्यम से उसके विरोध में काम करवाने का। तो इसलिए मैं आप लोगों को 2024 के चुनाव में, अभी तक किसी चुनाव में हमने रोक ले नहीं, पहली बार हम रोक ले करेंगे, और इस रोक ले में आप देखेंगे कि हम बीजेपी को चुनाव जीतेंगे 2024, क्योंकि हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो कैडर ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सामान्य ताकत नहीं है। 1%, 1.5%, 2% से ही रिजल्ट, अल्पमत और बहुमत का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा 2% से होता है, और हम 5-10% तक वोटों को, फ्लोटिंग वोटों को हम लोग, 10% का वोट जो है फ्लोटिंग वोट होते हैं, तो इसको हम लोग प्रभावित करेंगे आने वाले समय में, और इसको हम लोग बड़े पैमाने पर लागू करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक काम हम करेंगे, आपको शायद जानकारी हो या ना हो, 28 सितंबर को हमने दिल्ली में 51 SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग बुलाई थी। उसमें 32 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए जो एनडीए गठबंधन में नहीं है, जो इंडिया गठबंधन में नहीं है। ऐसे 51 पार्टी के लोगों को बुलाया था, 32 पार्टी के लोग आए थे। 31 तारीख को, ये आने वाले समय में 31 तारीख को हम लोग दिल्ली में और मीटिंग कर रहे हैं, और ऐसी दिसंबर तक 2-3 मीटिंगें और होगी। तो ये जो तमाम सारे देश भर में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के जो दल है छोटे छोटे, उन सब लोगों को मोबाइल करें, उन सब लोगों को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करके इस पर बहुत यूनाइटेडली कार्रवाई करें। और ये यूनाइटेडली कार्रवाई करने के पीछे केवल बीजेपी को परास्त करना इतना मकसद नहीं है, बल्कि हमारे लोगों को आने वाले समय में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लोगों को हासिल होना चाहिए। जो बोलने वाला, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप के 131 मेंबर पार्लियामेंट है, पता नहीं आप लोगों को जानकारी है कि 131 मेंबर पार्लियामेंट है। ये सब कुछ करते हैं, बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, बोलते नहीं। They are opening their mouth only for yawing. जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह ही नहीं खोलते। बाबा साहब ने कहा है कि they are opening their mouth only for yawing. जमाई देने के लिए मुंह खोलते हैं, अन्यथा मुंह नहीं खोलते।
तो 131 मेंबर पार्लियामेंट में है, मगर वो बोलते नहीं। 33% महिलाओं को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया, तो 131 शेड्यूल ट्राइब के लोगों को बोलने नहीं दिए थे, तो 33% महिलाओं को कहां से बोले? तो जो जॉइंट इलेक्टेड शेड्यूल ट्राइब को दिया गया, वही जॉइंट इलेक्टेड महिलाओं को दिया गया। क्या महिलाओं को चुनेगी? नहीं, ऐसा तो कारण नहीं। महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, मगर पुरुष लोग भी वोट देकर चुनेंगे, तो पुरुष लोग महिलाओं को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? रियल रिप्रेजेंटेशन and nominated representation, the difference between real representation and nominated representation. तो शेड्यूल ट्राइब के जॉइंट इलेक्टेड में 131 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर जाते हैं, उसको बाबा साहब अम्बेडकर ने गांधी कांग्रेस गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल स्टेट्स एंड माइनॉरिटी की जो 3 किताब लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो जॉइंट इलेक्टेड है शेड्यूल ट्राइब का, इसकी वजह से दलाल और धुए चुनकर जाते हैं। और हमारे पढ़े लिखे लोग दलाल बनना चाहते हैं, बड़ुआ बनना चाहते हैं, लाइन लगाकर, मतलब एक रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब की, तो कम से कम कांग्रेस और बीजेपी में 10 लोग लाइन करेंगे। ये शब्द मेरा नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर का है। दलाल और धुआ शब्द जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का है, और वो लिखित है। किताबों के नाम भी मैंने आपको बताए, दोबारा बताता हूँ। गांधी कांग्रेस गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल स्टेट्स एंड माइनॉरिटी, ये उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट किया। इसमें रिकॉर्डेड। अब बहुत सारे बड़े लिखे लोग क्या करते, बाबा साहब अम्बेडकर का जय जयकार करते रहते, उनका लिटरेचर क्योंकि किताब नहीं पढ़ते, तो इस वजह से मालूम नहीं रहता क्या उन्होंने लिखा, क्या बोला। तो हमारे पास तो सारा डॉक्यूमेंट है, तो उसके आधार पर मैं ये बातें बता रहा हूँ। हमारे लोगों को 131 मेंबर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं, एमपी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं। प्रतिनिधित्व किसको बोलते हैं? जो हमारी समस्याएं पार्लियामेंट में बोलकर उठाए, बोलकर भी नहीं उठाते। तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1932 में सेपरेट ब्यूरोक्रेट की मांग किया था, और इस सेपरेट ब्यूरोक्रेट अंग्रेजों ने मान लिया था। इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, और ये अधिकार जबरदस्ती से छीना था। और जॉइंट ब्यूरोक्रेट हमारे लोगों पर थोपा था कि हमारे लोगों को मालूमात नहीं, जानकारी नहीं है, तो इसलिए हमारे लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं। हमारे एमएलए है, एमपी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं। अब मेरी बात मैं बहुत प्रिसाइज बोल रहा हूँ, हमारे एमएलए है, हमारे एमपी है, रिप्रेजेंटेशन नहीं। क्योंकि एमएलए एमपी थोड़ी चाहिए, हमें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है हमारी समस्याओं के बारे में पार्लियामेंट में, विधानसभा में बात करने वाले लोग चाहिए, शासन प्रशासन में बात करने वाले लोग चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि हमें इस दिशा में संगठित शक्ति बनाकर ये आवाज खड़ी करना होगा। ये हम लोग करेंगे और ज्यादा प्रभावशाली तरीके से वकीलों को साथ में लेकर करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।